गुड इवनिंग बच्चों, खुश आमदीद। फिज़िकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है। कल फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी पूरी हो जाएगी। ऑर्गेनिक पूरी हो गई, फिज़िकल पूरी हो गई और जल्दी ही आपका ये इन दोनों पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे मार्क्स की कोशिश करेंगे। अब आपका गोल सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। टाइम एग्ज़ाम का आ गया है। ठीक, देखिए चैप्टर है आज रासायनिक बल गतिकी। बल गतिकी मीन्स काइनेटिक्स, जो समय के साथ हम उसको लेकर चलेंगे। अभिक्रिया का वेग, एकांक समय में किसी भी क्रियाकारक या किसी भी उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो उसका रेट कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्रियाकारक क्या होगा? सांद्रता घटेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो दोनों कंडीशन रेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। इट मीन्स दोनों की सांद्रता में प्रति समय, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा जो भी परिवर्तन आएगा वो उसका वेग कहलाएगा। अभिक्रिया की दर, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या था, कई बार देता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्रियाकारक की सांद्रता की परिवर्तन पूछता, फिर उत्पाद की, उसमें तुलना करनी पड़ती है हमें। दिखाएं पहले, चल के देखिए, ये रखा आर मीन्स यह है आर रिएक्टेंट, यह है उत्पाद, पी मीन्स प्रोडक्ट, आर मीन्स रिएक्टेंट क्रियाकारक। तो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी कितनी आ गई? माइनस सांद्रता परिवर्तन, माइनस, चूंकि ये कम हो रहा है। और अगर हम लेके चलें उत्पाद के लिए पी, इट मीन्स ये साइन पॉजिटिव आ गया, वहाँ सांद्रता घटेगी, यहाँ सांद्रता में वृद्धि होगी। इट मीन्स पहले तो सांद्रता 0 थी, अब शांत 0 से 0.1, 2, 3 जब कुछ होगा तो वो जो परिवर्तन है वही क्रिया का वेग कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? क्रियाकारक के लिए नेगेटिव, उत्पाद के लिए पॉजिटिव। सांद्रता परिवर्तन बटे समय, ये रखा, कितने समय में परिवर्तन हुआ ये उसका रेट बन जाएगा। क्रियाकारक में क्या था? माइनस था, वहां माइनस डेल्टा मीन्स परिवर्तन, सांद्रता बटे टाइम। यह है क्रियाकारक के लिए और यह है उत्पाद के लिए दर। अब ये तुलना करते हैं कैसे, देखिए हमने एग्जाम्पल लेकर चले हैं। ये है N2S2 3S2। अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट समानुपाती डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे अमोनिया के लिए, ऐसे H2 के लिए। लेकिन अब जब हम तुलना करते हैं तो स्टोइशियोमेट्री बहुत काम आती है कि किसके कितने मोल हैं। तो जो हमारे स्टोइशियोमेट्री, जो हमारे क्रियाकार उत्पाद के मोल हैं, वो सांद्रता के बटे में आ जाएंगे। हमने तुलना की, बता रहा देखिए बेटा मैं ये कि इसमें एक क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस है। अंजलि बेटा बिल्कुल नहीं है। क्या है ये? फार्मूला बेस। मतलब बताया कि अगर हम रेट निकाल रहे हैं तो केवल इसकी डिसअपीयरेंस, इसकी और इसकी अपीयरेंस, कितना घटेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा। लेकिन जब तुलना करते हैं तो इनके मोलों की संख्या बहुत काम आती है। इसे कहते हैं स्टोइशियोमेट्री मीन्स मोलों की संख्या। यहाँ n का 1 है, H के 3 हैं और NH3 के 2 हैं। n का 1 है, ये रहा 1/3। क्यों? 2 के लिए, कितने के लिए है? 3 के लिए हमें 1 चाहिए, एकांक के लिए, बटे 3 कर दिया मैंने। H2 के कितने हैं? 2/2। क्यों? अमोनिया बन रहा है, पॉजिटिव आएगा। नाइट्रोजन घट रही है, माइनस, हाइड्रोजन घट रही है, माइनस। इसका मोल 1 है तो 1/1, 1/3, 1/2। जब भी तुलना करेंगे करते क्या है कि इसका उसने रेट दिया है कि हाइड्रोजन का रेट ये है, तो अमोनिया का क्या होगा? उस तुलना में हमें अमोनिया जो भी है, ये इनमें तीनों में जो हमें दे रखा वो जो गिवन है वो, और जो निकाल रखा वो निकाल लीजिए इसमें से। तो फार्मूला बेस आएंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। ऐसे देखिए H2 के लिए कितने मोल हैं? H2 के यहाँ 2, तो बटे 2 हो गया। H2 अकेले हैं तो कोई बात नहीं है, ये माइनस का दोनों प्लस के आगे। तो जो हम रेट निकालेंगे क्रियाकारक माइनस में, उत्पाद प्लस में, लेकिन जो स्टोइशियोमेट्री होगी वो उसके रेट में
सांद्रता के बटे में आ जाएगी। H2 की 2 हैं, HI की बटे 2, H2 की 3 है बटे 3, अमोनिया के 2 हैं बटे 2। तो इस पर न्यूमेरिकल बेस फार्मूला आगे आएंगे। इसके लिए देखिए इस समय परिवर्तन दिखा रहे हैं करके ये कि दर जो थी हमने ये सेम कंडीशन ही है उसकी। इसने तुलना की है कि इसकी टी समय के बाद सांद्रता प्रकट की ये होती है, प्रकट मीन्स बनने की सांद्रता। उसने क्या दिया, उसने सी का सांद्रता उसने हमें सांद्रता दी है। तो हमारे पास सी क्या है, सी 1/3 dC/dt, ये हमने निकाल लिया। किसके दर है ये, सी के लिए, उसकी दर ये आ गई सी की। हमें पूछा क्या उसने, फिर पूछा हम इसने ए की दर पूछी है, किसकी पूछी है कि सी की दी है, ए की पूछी है। तो क्या करा उसने, ये तो हमारा सी कहा गया। अब तुलना करो इसमें, देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, इनकी तुलना कर लीजिए आपस में। ये बटे 2 है, ये बटे 3 है, तो ये रखा, ये बराबर ये, इनकी मैंने तुलना कर दी। हमें dC/dt दे रखा उसने, उसका मान ये रखा, टोटल ये रखा, ये हमने उसका मान रख दिया। तो क्या हुआ, ये ए का मान निकल आया। तो स्टोइशियोमेट्री का करे काम कि जब भी हमें दो क्रियाकारक या उत्पाद की तुलना करनी है रेट की, तो वहाँ स्टोइशियोमेट्री बहुत काम आती है। इसने कहा रहा यहाँ सी के 3 हैं, सी के 3 हैं तो 1/3, ए के 2 हैं तो 1/2, कहाँ गया ये रहा, ठीक है ना। तो क्या करा इसमें, अपने मान रख दिया, उठा के ये उत्तर आ गया। ये बिल्कुल फार्मूला बेस एग्जाम न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत आसान होते हैं। सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचना कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बिल्कुल फार्मूला बेस है। चलिए ये आ गया। अब ये कौन कौन से कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अच्छा, ये क्रिया होती क्या है, एक होता है कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत, कि जो भी हमारे क्रिया कारक के अणु हैं पहले आपस में टक्कर मारते हैं और हर क्रिया की एक ऊर्जा निश्चित है। अगर उस ऊर्जा की अणु टक्कर मारते हैं उसे कहते हैं सक्रिय टक्कर, एक्टिव कोलिजन। और अगर ऊर्जा कम है तो निष्क्रिय टक्कर। जैसा आप लोग पढ़ रहे हैं बैठे हुए, जो पढ़ रहे हैं वो कोलिजन कैसा, इफेक्टिव, लाभकारी है, और जो नहीं पढ़ रहे वो इनइफेक्टिव, कि जो हमारे पास में सांद्रता निर्भर करती है कि कितनी टक्करें होंगी, कितने कोलिजन्स होंगे और ऊर्जा के साथ होंगे। सक्रिय ऊर्जा यानी हर क्रिया की एक ऊर्जा निश्चित है। जो हमारे क्रियाकारक हैं अगर उस ऊर्जा के साथ टक्कर मारते हैं तो सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय टक्कर, और कम ऊर्जा मानते हैं तो निष्क्रिय। तो सक्रिय ऊर्जा की टक्करें बढ़ेंगी तो क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। नंबर 1 सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता। जितने अणु ज़्यादा होंगे इतने टक्करें ज़्यादा होंगी। अगर हमने 2 मोल लिए, उसमें 10 अणु टक्कर मार रहे हैं और हमने 4 मोल कर दिए, 10 दूनी 20 हो गए, तो टक्कर ज़्यादा पड़ेंगे। तो जितने कोलिजन बढ़ेगा इतनी वेग बढ़ जाएगा। सांद्रता बढ़ाने पर सक्रिय टक्करों की संख्या बढ़ती है, इसलिए सांद्रता बढ़ाने पर वेग भी बढ़ जाता है। नंबर 2 है ताप, टेम्परेचर। जो हमारे जब उससे ऊष्मा देंगे तो उस ऊष्मा को अणु शोषित करेंगे तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जो निष्क्रिय टक्कर थी उन पे ऊर्जा कम थी, ऊष्मा मिल गई, ताप बढ़ाने पर टक्कर कैसे हो गई, जो निष्क्रिय थी वो भी सक्रिय हो गई। तो ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए सक्रिय टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, अतः पर वेग भी बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। क्यों, दोनों में टक्करें सक्रिय बढ़ जाती हैं। नंबर 3 उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक क्या करता है, पीछे से करा चुका इसका, कि क्या करता है उत्प्रेरक, ये कि उत्प्रेरक क्रिया की दर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि जो उसकी सक्रिय ऊर्जा उसको कम कर देता है। से वाली सक्रिय ऊर्जा उसकी 10 मोल की है, आपने क्या करा उस एनर्जी को, उसे किलो जूल को या जूल को उसने 10 से पकड़ के 5 कर दिया। तो जो अणु 10 किलो जूल से कम थे वो निष्क्रिय थे, क्या क्या उसने उसे 5 कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया। तो जो अणु निष्क्रिय थे वो भी सक्रिय हो गए, तो टक्करें बढ़ जाएंगी। नंबर 1 सांद्रता बढ़ाने पर टक्करें बढ़ेंगी सक्रिय।
ताप बढ़ाने पर बढ़ेंगी और उत्प्रेरक उपस्थिति से भी टक्करें बढ़ जाएंगी, वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति। कुछ जैसे ठोस अवस्था में है अणु क्रिया नहीं करते, द्रव अवस्था में अणु गतिशील होते हैं, क्रिया बढ़ जाएगी, और गैस अवस्था में क्या होगा, और तेज बढ़ जाएंगे। तो जो हमारा क्रियाकारक अणु कितना क्रियाशील है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्रियाशील वालों में ज़्यादा टक्करें होंगी और कम क्रियाशील में टक्करें कम होंगी, तो वेग भी प्रभावित होगा। अब आता है रेट कांस्टेंट। हमने देखा था अभी जितने भी हमने वेग निकाले थे, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, कि किसी भी क्रिया का वेग उसकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो वही नियम लागू यहाँ करेंगे 11th वाला, कि जो हमारा वेग है, वेग समानुपाती क्रियाकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। ए और बी है तो सांद्रता ए गुणा सांद्रता बी, ये समानुपाती अभिक्रिया के वेग हो जाएगा। समानुपाती निशान भगाने के लिए हमने लिया है यह कांस्टेंट के, कि जो भी हमारी समीकरण है, वेग समीकरण में जो भी स्थिरांक आ रहा है वो स्थिरांक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाएगा। वेग समीकरण में जो भी स्थिरांक होगा वो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाएगा। ये रखा H2I2, ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, वेग समानुपाती सांद्रताओं का गुणनफल, ये आ गया। दूसरा वेग ये आ गया। क्या है, स्टोइचियोमेट्री पढ़ा था आपने लास्ट सेक्शन में, कि जो उनके गुणांक होते हैं वो उसकी घात बन जाती है। 2 है तो वर्ग, 1/2 है तो हाफ हो जाएगा। तो जितनी भी सांद्रता हैं ये उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। उस चिन्ह को भगाने के लिए जो कांस्टेंट लाते हैं उसका नाम है वेग स्थिरांक। इसकी कंडीशन भी क्या होती है, एक होता है विशिष्ट। विशिष्ट कंडीशन बराबर ये, यदि सांद्रता परिवर्तन एकांक हो जाएगा, ए का भी सांद्रता परिवर्तन 1, बी का भी 1, सी का भी 1, तो वेग बराबर के, तो इस कंडीशन में वेग स्थिरांक का नाम हो जाएगा विशिष्ट वेग स्थिरांक। यदि वेग अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता एकांक हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं विशिष्ट वेग स्थिरांक। सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया के वेग को विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। कोई रहा विशिष्ट वेग स्थिरांक, प्रयुक्त स्थिरांक के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं, कि बराबर होता है जबकि सांद्रता इकाई हो जाती है। ये तो रही बात सांद्रता की। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में 1, 2, 3, 4 अणु भाग ले रहे हैं, कभी कभी होता है कि चारों के चारों निष्क्रिय हैं और क्रिया बराबर चल रही है, तो इट मीन्स जिन अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। आर्हिनेस थ्योरी ने, आर्हिनेस इक्वेशन है बेटा, भी आएगा ये, अंजलि बेटा भी आएगा ये। आर्हिनेस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छी चीज़ है। चलिए इंपॉर्टेंट बताओ, दिखा जी दी क्या है ये, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश, इंपॉर्टेंट इसमें है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, चारों हमारे ऑर्डर हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में न्यूमेरिकल के लिए केवल 0 ऑर्डर और फर्स्ट 2 को देखेंगे हम यहाँ। तो ये रहा, ये हमारी रेट इक्वेशन है। ये PQR किया उन्होंने, ये हमारा वेग है। इस वेग में A है, B है और C है। इन तीनों की सांद्रताओं का गुणनफल कर दो तो वेग बन जाएगा, लेकिन इनकी जो घात हैं उन घात को जोड़ दीजिए। घात कहाँ है, ये P + Q + A, तो ये क्या होगा, ये P + Q + R, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या पता लगी कि 2 परिभाषाएं होंगी, कि जिन क्रियाकारकों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, या वेग समीकरण में क्रियाकारकों की उत्पाद की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो पहले था कितने हैं ये, ABC, इनकी घात 1 Q
और आर, ये बन जाएगा अभिक्रिया का वेग। दो शर्तें हो गई कि जिनकी सांद्रता पर निर्भर करता है वेग कोटि, या वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें कोटि शुरू करते हैं हम 0 से, शून्य कोटि, उनकी घात, जो घात हमें, जो उसने वेग समीकरण, हमें एग्जाम दे दिया वेग समीकरण a + b + c करके, वो तो a की घात उसने 0 दी, b की 1 दी, c की 0 दी, 0 + 1 + 0 = घात 1। तो घात जोड़ लेना उसकी, आप जो जोड़ कर उत्तर आएगा वो आपकी कोटि कहलाएगी। देखिए 0 ऑर्डर, कुछ क्रियाएं होती हैं लेकिन किसी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। दो शर्तें हैं, जितनी भी क्रियाएं सनलाइट में होंगी 100% 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, या जो क्रियाएं ठोस उत्प्रेरकी पृष्ठ पर होंगी वो भी शून्य कोटि की होंगी। कारण क्या है कि अगर हमारे पास में उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है तो अभिक्रिया की दर उत्प्रेरकी निर्भर करे उत्प्रेरक की प्रकृति पर, ना कि क्रियाकारों की। उत्प्रेरक है तो क्रिया होगी, उत्प्रेरक नहीं तो क्रिया नहीं होगी। इट मीन्स कोई वैल्यू नहीं है क्रियाकारक की। यहाँ वैल्यू किसकी है? वैल्यू है उत्प्रेरक की प्रकृति की, उसकी नेचर कैसी है। या सनलाइट में जो क्रिया होती हैं वो होती हैं मुक्त मूलक अभिक्रियाएं। पढ़ा होगा आपने 11th में कि सनलाइट में जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं तो क्या होते हैं, वो बनाते हैं मुक्त मूलक। तो वो क्रियाएं मुक्त मूलक होती हैं, तो क्रिया करते हैं मुक्त मूलक। कहाँ से आते हैं? वो क्रियाकारक से, इसलिए सांद्रता पर निर्भर वो नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, ये रखा घात 0, अभिक्रिया क्या थी? अभिक्रिया थी ये A2 प्रोडक्ट, ए से उत्पाद बन गया, तो क्या है कोटि कैसी है? ये शून्य कोटि। तो घात 0, इट मीन्स वेग कांस्टेंट वेग के बराबर आ गया। अब एग्जाम्पल देखिए रखा, क्या है? प्रकाश में अभिक्रिया फोटोकेमिकल H2 भी है, Cl2 भी है, लेकिन कोटि इसकी शून्य है। क्यों? कि ये जो H2 है इट फॉर्म्स H डॉट प्लस H डॉट, Cl2 Cl डॉट प्लस Cl डॉट, क्रिया होती है H डॉट प्लस Cl डॉट इज इक्वल टू HCl। तो क्रिया तो ये कर रहे हैं और क्रिया कारक ये है, इसलिए H2Cl2 क्रिया नहीं करते। सनलाइट में H2 टूट गया, H डॉट इट मीन्स मुक्त मूलक हाइड्रोजन में, और करंट टूट गई मुक्त मूलक क्लोराइड में। तो जो क्रिया करेंगे वो करेंगे H डॉट Cl डॉट, दोनों मुक्त मूलक हैं। और हमारी रेट में जो है ये क्या है उसमें, उस रेट में हमारे पे H2 और Cl2 आ रहे, इन दोनों के पर निर्भर नहीं करता, इसलिए क्या है शून्य कोटि। तो याद रखना, सूर्य प्रकाश में जितनी क्रियाएं होंगी वो सब मुक्त मूलक क्रिया होंगी, 0 ऑर्डर। जो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर होंगी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेंगी, वो भी शून्य कोटि की। देखिए पढ़ा होगा आपने अमोनिया का अपघटन, कहा होता हो प्लेटिनम पर। अगर प्लेटिनम है तो क्रिया होगी, अगर प्लेटिनम नहीं है तो क्रिया भी नहीं होगी। इट मीन्स NH3 की वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू उत्प्रेरक की है। अगर प्लेटिनम है तो उत्प्रेरक का काम करेगा, अमोनिया टूटेगी, नहीं है तो नहीं टूटेगी। इट मीन्स ये भी अमोनिया के लिए शून्य ऑर्डर। HI का टूटना, HI को गर्म कर दीजिए आप, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में लॉ ऑफ मास एक्शन। क्रिया कैसी है? वो रिवर्सिबल है, ना H2 है, ना I2 है, ना HI है। क्रिया कैसी है? वो 2HI इक्विलिब्रियम H2I2, हमें तोड़ना है। वो क्रिया कैसे हो गई? साम्य अवस्था में आ गई। साम्य अवस्था में न उत्पाद बनते हैं ठीक, न क्रिया बनते हैं ठीक अर्था। तो क्या है ये हमने ले लिया, तो अब क्रिया कैसे हो गई? ये क्रिया हो गई अनुत्क्रमणीय। अगर गोल्ड नहीं है तो क्रिया उत्क्रमणीय, दोनों साइड में चलेगी। और अगर गोल्ड आ गया तो क्रिया सिर्फ वन साइडेड, केवल चलेगी एक दिशा में, और ये कहलाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इट मीन्स यहाँ सबके ऑर्डर 0 हैं। ठीक, तो ये रहा रेट समानुपाती HI की घात 0। हालांकि 2 HI है यहाँ, लेकिन 0। तो ये है 0 ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद करते हैं फिर प्रथम कोटि की।
जिस क्रिया का वेग केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा वो प्रथम कोटि की, ये रखा वेग N25 विघटन कैसा, ये प्रथम कोटि का है। मात्रा कितनी घात है इसकी, एक घात है। ऐसी है रहा NH4 अमोनियम नाइट्राइट, केवल एक घात है, तो ये भी प्रथम कोटि का। थायोनिल क्लोराइड घात कितनी है, एक, तो ये भी प्रथम कोटि का। तो चाहे अमोनियम नाइट्राइट हो, चाहे N2O5 हो या SO2Cl2 हो, ये कोटि प्रथम कोटि की है। अर्धायु काल इसके बाद ला रहा हूँ अभी। पुष्पराज जी देखो, अभी देखिए सेकंड ऑर्डर, जिनका वेग निर्भर नहीं करता शून्य कोटि की, जिनका वेग निर्भर करता है एक क्रिया कारक की प्रथम कोटि की, दो पे करता है तो दो कोटि की। सेकंड डायरेक्शन ये रहा, दिस वन क्या करा, ये रेट डिपेंड करता है दो की, घात कितनी है, दो, तो ऑर्डर भी दो हो गया। और अगर तीन पर निर्भर करेगा तो ऑर्डर तीन। चलिए ऑर्डर आ गया, H2I2 ऑर्डर आ गया। ये देखिए घात दो, घात एक और घात एक, दो हो गए। ऐसी घात एक और घात एक, यहां बड़ा गड़बड़ सड़बड़ सा है। यहाँ अगर इसकी स्थान पर यहां आप H2O ले लें तो क्रिया का नाम बदल जाएगा। क्यों कि यहां यह क्षारीय जल अपघटन, और अगर मैं कह दूं केवल जल अपघटन तो नाम बदल जाएगा उसका। आगे चल के देखेंगे उसे भी। तो यह कितना वेग है, यह क्षारीय जल अपघटन, लवण का क्षारीय जल अपघटन, इसलिए ऑर्डर ये कितना हो गया, दो। और अगर तीन की है तो ऑर्डर तीन, घात तीन हो जाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का घात एक, एक और एक, दो और एक, तीन, ऑर्डर की। तो यह तो परिभाषा के लिए है, लेकिन अगर इस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो हमारे कोर्स में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, केवल दो हमारे कोर्स में इंटरमीडिएट में इस बार है। सेकंड थर्ड ऑर्डर को निकाल दिया गया यहाँ से। देखिए यह है, अब आती है बात आणविकता। अभी बात हमने की थी रेट की, फिर बात हमने की कोटि की, अब बात आ गई आणविकता। जिस कभी क्रिया में जितने भी क्रिया कारक भाग लेंगे उनकी संख्या, अब वो उनकी स्थान पर निर्भर करे ना करे, गिनती सबकी करेंगे। सपोज क्लास में 4 बच्चे हैं, चारों काम के हैं, ऑर्डर में आ जाएंगे। 3 बच्चे और आगे बैठ गए, कितने हो गए, 7, तो क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, तो यह है आणविकता। और जो काम करने वाले हैं वो 4, तो कोटि 4। तो जिनकी सांद्रता पर निर्भर वेग करता है तो वो तो कहलाता है कोटि। और अभी क्रिया में जितने भी क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, चाहे वो क्रियाशील हों या अक्रियाशील हों, उनकी संख्या आणविकता। आणविकता एक पूर्ण संख्या है। कोटि नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और आंशिक भी हो सकती है। 1.5 या 0.5 2.5 भी हो सकती है, लेकिन आणविकता हमेशा पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 4। और कोटि भिन्न हो सकती है, मीन्स बटे में हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। आणविकता केवल पॉजिटिव पूर्ण संख्या होगी। कोटि प्रैक्टिकल है और आणविकता थ्योरेटिकल है। देखिए यहां एक अणु है, यहां 2 हैं, यहां 3 हो गए, तो एक अणु है तो एक आणविकता, 2 है तो द्विआण्विकता या त्रिआण्विकता। ये तो आणविकता हो गई। अब यहां एक इनमें अंतर भी दिखा दिया मैंने। ये अंतर बोर्ड में बहुत आता है, देख लीजिए इसे करके, ये कि ये आणविकता पूर्ण संख्या है, वो घातों का योग है। ये धनात्मक पूर्ण संख्या है, ये शून्य परभाजी ऋणात्मक तथा धनात्मक भी हो सकती है। 3 हो सकती है, शून्य भी हो, माइनस भी हो, परभाजी भी हो, और परभाजी में बटे 1/2 0.5 1.5। और ये क्या है, ऋणात्मक नहीं होती, बड़ा अंतर है ये। ठीक, तो ये अक्सर ये भी एग्जाम पूछा जाता है, ठीक, कोटि का अंतर दर्शाइए। ये है, ये रहा, अभी क्रिया के वेग को समीकरण से प्राप्त किया जाता है, ये गिनती करते हैं। अब आती है इन कोटि की क्रियाएं, कि इनकी समीकरण डेरिवेशन हमारे पास नहीं, अब नहीं आ रहा है, लेकिन इनके डेरिवेशन आपको याद होने चाहिए कि शून्य कोटि के लिए k बराबर x/t, ये फार्मूला।
और ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी समय, ए क्या है ये प्रारंभिक, और ये शेष मात्रा है कि टी समय बाद O2F2 हाँ पॉसिबल है। फ्लोरीन की विशेषता बेटा ये है, जब आगे बताया ले जाने कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के प्रति बहुत क्रियाशील है, तो ये F2O2 बनाता है। लेकिन ट्रेडिशन क्या केमिस्ट्री का, लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, तो ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन के नेगेटिव होता है, लेकिन F2O2 में ऑक्सीजन की नेचर पॉजिटिव है, इसलिए O2F2 लिखते हैं। अदरवाइज क्या ये F2O2 लिख दिए वो भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो आपका मानक है उसके विरुद्ध है ये, इसलिए पहले क्या था लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आओगे तो वहाँ लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव उल्टा है ये, इसीलिए हम लिखते हैं O2F2, अदरवाइज ये F2O2 भी लिख सकते हैं इससे। चलिए अनस्टेबल है बेटा, बहुत अनस्टेबल है ये। चलिए तो हमें क्या करना, एक तो समीकरण ये और समीकरण ये हमें दोनों याद रखनी है। इन समीकरण पर न्यूमेरिकल आते हैं और एक आध न्यूमेरिकल जरूर बोर्ड में आएगा। अर्धायुकाल, जिस समय में सांद्रता आधी रह जाए वो समय अर्धायुकाल कहलाता है। पढ़ाओगे रेडियो एक्टिविटी के अंदर बिल्कुल सेम कंडीशन ये है। इनका ये याद रख लीजिए, रखा T half is equal to A/2K, इट मीन्स T half समानुपाती A क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है शून्य कोटि के लिए, और प्रथम कोटि के लिए निर्भर नहीं करता। क्यों, देख लीजिए, ये रखा, ये मैंने आपको दिया है, ये देख लीजिए। शून्य कोटि के लिए T हाफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होगा और प्रथम कोटि के लिए निर्भर नहीं करता। तो इन सब फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं कि अभी क्रिया की वेग समीकरण लिखी थी आपने, x इक्वल टू, चलिए ये रखा। अब कभी कभी जिक्र आया था भी धोखा देना, छदम माने सूडो, धोखा देना कि हमें दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसमें काम का एक है। मैं दिखा था अभी कि लवण का क्षारीय जल अपघटन 2 कोटि का था, लेकिन अगर इसका जल अपघटन करेंगे केवल हम यहाँ, तो पानी है यहाँ पर, इसकी सांद्रता यहाँ शून्य होगी। ये कोटि 1, ये कोटि 0 है। क्यों, हमें पानी की केवल उपस्थिति चाहिए, पानी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, है ना, देखा पापा डंडा लेके बैठ जाते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, आज भी तो हैं, पापा पढ़ते रहे, डंडा दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ पापा का मीडियम चाहिए मुझे यहाँ। तो क्या है यहाँ पानी सिर्फ मीडियम है, काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसके लिए तो कोटि 0 है। क्यों, बहुत अधिक मात्रा में, इसका परिवर्तन नेग्लिजिबल है, न के बराबर, इसलिए कोटि छदम कहलाएगी। दिखते आणविकता 2 है लेकिन कोटि 1 है, इसे कहते छदम, मीन्स सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो मीन्स धोखा देना। ठीक, तो क्या है ये, अगर क्रिया कारकों में कोई क्रिया कारक बहुत अधिक मात्रा में है, उसका सांता परिवर्तन नगण्य है, उसे छोड़ देते हैं, इट मीन 0 कोटि हो जाए। इसके लिए अगर पूछे एग्जाम में कि कोटि एस्टर के लिए कैसी है, प्रथम कोटि की, और वाटर के लिए 0 कोटि की, इसलिए छदम मीन्स धोखा दे रही है आपको ये रखा। नेक्स्ट क्या है, शर्करा का जल अपघटन, यहां भी पानी 0 है। क्यों, इन दोनों केस में सांद्रता जल की बहुत अधिक है, इसका सांता परिवर्तन नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, इसलिए कोटि 0 होगी। 1 + 0 = कोटि 1, ये कोटि 1 में लगेगी। जिक्र आया था अभी आर्हीनियस इक्वेशन, ये रखी, यहां K और T इनका संबंध है कि वेग पर जो रेट कांस्टेंट है वो किस प्रकार निर्भर करता है। तो आर्हीनियस ने इसके ये बना के इसके एक इक्वेशन दी, वो है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है, ये रखा। यहाँ 2.003 मैंने यहाँ गायब कर दिया। क्यों भाई, जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जो हम लॉग टेबल इस्तेमाल करते हैं, वो आधार क्या है इसका,
log 10। आधार क्या है आपका? log e। log e को log 10 में चेंज करने के लिए 2.003 की गुणा करते हैं, इसलिए यहाँ तो मैंने ये ले लिया, यहाँ मैंने log e कर दिया, दोनों सेम चीज़, अलग नहीं है कोई। ये तो है वैल्यू लॉग टेबल वाली, और ये वैल्यू है एक्सपोनेंशियल, काल्पनिक जो बनाई गई थी, इसलिए काल्पनिक को प्रैक्टिकल करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसकी गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा। ये है आर्यन की क्वेश्चन। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग सांद्रताएं दे रखी हैं, अब तक क्या था? टेम्परेचर एक था, अब टेम्परेचर यहाँ दो हो गए हैं, T1 पर K1, T2 पर K2। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आसान तरीका, चूंकि log e दोनों में सेम था, वो कट गया बटे आने के बाद में, इसलिए अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो आपको दो टेम्परेचर देगा, दो सांद्रताएं देगा, उनके लिए फार्मूला log K2 upon log K1 इज इक्वल टू 1/T1 माइनस 1/T2। तो T1 पर K1, T2 पर K2, इसमें तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ EA और आ गया हमें नया कंडीशन, ये क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। जो अणु हमारे पास में ऊर्जा लिए हुए हैं, उस अणु को क्रियाशील करने के लिए जो भी उसमें ऊष्मा दी जाएगी वो क्या लगेगी? सक्रिय ऊर्जा। यौगिक जो परमाणु है, जो अणु है, जो यौगिक है, जो क्रियाकारक है, उसको सक्रिय करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा उस पर है तो ठीक, वरना आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा? क्रिया क्या करते हैं कि कभी क्रिया को हम गर्म करते हैं, कभी दाब बढ़ाते हैं, कभी सांद्रता बढ़ाते हैं, कि जो अक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, उन्हें सक्रिय करने के लिए ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा का नाम है सक्रिय ऊर्जा, EA, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। तो ये हमें देखा। अब देखिए इस पर कुछ अभ्यास क्वेश्चन दिए हैं, इनके मात्रक हमें निश्चित होना चाहिए कि मात्रक क्या हैं। देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए नियतांक और के और मात्रक समान कैसे हो जाएंगे? क्या है वो? मोल लीटर पर सेकंड। अब बताइए क्या देखिए से क्या है ये? क्या था आपने? K इज इक्वल टू A/2K, सॉरी X इज इक्वल टू A/2K। K निकाल लीजिए, क्या आएगा? ये नीचे आ जाएगा यार, मोल पर लीटर पर सेकंड, चुके T, ठीक है, ये है T इज इक्वल टू A/2K। K ऊपर जाएगा, AT आ जाएगा, क्या है ये? A, मोल पर लीटर, जाके पर सेकंड, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि की है, इसने ये कोटि दी है, क्या है ये? नंबर 1 है एस्टर का जल अपघटन, नंबर 2 है एस्टर का जल अपघटन, नंबर 3 है HCl3 का ऑक्सीकरण, नंबर 2 है H2Cl2। यहाँ H सनलाइट है। ये अगर सनलाइट नहीं है तो कोटि 2 होगी, और अगर सनलाइट है कोटि 0 होगी। कौन से? हमने पूछा शून्य कोटि की, तो जो भी सनलाइट में क्रिया होगी वो भी शून्य कोटि की होगी। H2Cl2 ये रखा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बताया था मैंने, नहीं पुष्पराज बेटा, उत्तर कुछ नहीं करता। उत्तर क्या करता है कि जो क्रिया की ऊर्जा है उसे कम कर देता है, उसका रेट, उसका जो है मान घटा देता है। सपोज क्रिया की जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके मान लीजिए 10 मोल है, आपने उत्तर मिला दिया, उत्तर क्या 10 का 5 कर देगा, 4 3 कर देगा, तो कैसे बढ़ाता? ऊर्जा को कम करता है, तो जो निष्क्रिय थे वो भी सक्रिय हो गए, इसलिए बढ़ जाती है। सूडो पीछे थी, सूडो इसमें भी थी, जी हाँ, देखिए, गुड, ये रखा। देखिए ये तो है 2 ऑर्डर की, चूंकि इसमें ये क्या है? ये इसकी पावर 0 है, ये ऑर्डर 1 हो गया, मल्टीपल हो गया, ये ऑर्डर 0 हो गया। H2Cl2 रखा, ठीक। क्या लिखा आपने? ये वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, सांद्रता बढ़ाओगे वेग स्थिरांक बढ़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, उत्प्रेरक बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, और सनलाइट बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। हर इन 3 में बढ़ता है।
वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान हो जाती है। ये रहा शून्य कोटि की, चूंकि के और ए समान रही, इसका रेट भी यही है और एक्स भी इसका यही है, इसलिए समान होंगे। वेग स्थिरांक का मान किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए, दैट वन। क्यों? वहां सांद्रता तो है ही नहीं। ललित वस्तु जी, मैंने क्या बताया कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट प्रथम कोटि के लिए देखिए फिर न्यूमेरिकल आ गया ये कि सांद्रता ये है, सांद्रता इतने रह गई, दोनों दिए हैं, इसने फिर समय दिया है। सांद्रता इसकी ए माइनस एक्स और ये इसका टी, कैसी कोटि है? प्रथम कोटि है। मान रखो सीधा उत्तर आएगा। मान रख दो, आएगा तक मिस्ता। क्या पता कि जो इसमें न्यूमेरिकल आएंगे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे। मान रखो उत्तर आ गया। कटिंग बहुत सही से करना, log 2, log 3, log 5 तो आप याद ही कर लीजिए। log 2 और 3 तो कब से याद ही कर लीजिए, मल्टीपल करके गुणा भाग कर लीजिए एग्जाम में। इतना बड़ा आपसे आएगा नहीं, साल क्वेश्चन आसान आएंगे, केवल फार्मूला बेस होंगे और आपको तंग नहीं करेंगे। लीजिए क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, सिद्ध करो अर्धायु काल इतना होगा, सिद्ध करो काल इतना होगा। क्या करा वो? प्रथम कोटि का इतने पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। कि जो हमारी क्रिया 3/4 हो चुकी है उसमें जो समय लगता है वो अर्धायु काल का दोगुना होता है। निकाल लीजिए, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला बेसिक इक्वेशन है ये रखा। इसमें आपने के निकाला और अपन टी, उसने टी दिया हमें 3/4। कितना बचा ये? 1/4। क्यों? एक में से 3/4 निकल गया, 1/4 आ गया, ये रखा लो, आ गया। फिर हमने टी हाफ निकाला, ये इसका फार्मूला है, टी हाफ इज इक्वल टू 2.3 log टी, और इसका हमने उत्तर निकाल दिया। ये सब कट जाएंगे, ये रहा। क्यों? 3/4 खत्म हो गया, कितना बचेगा उसमें से? 1/4। तो 1/4 रहने का जो समय लगेगा वो अर्धायु काल का हमेशा दुगना होगा। एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, ये 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जैसे भी निकाला हमने, तो हमने निकालेंगे पहले के 99.9% पूरा हो गया, कितना बचा? सिर्फ 0.1, घटा दो 100 में से 0.10। तो ये तो हो गया a माइनस एक्स, ठीक, और a इज इक्वल टू 1। इसमें हम लेकर चलेंगे, फार्मूला बस में है। टी हाफ निकाला हमने पहले करके, ये निकाल दिया। उसके बाद अभी ये तो निकाला मैंने पहले टी हाफ, के निकाल दिया मैंने, चूंकि मुझे टी हाफ और टी चाहिए, दोनों समय चाहिए, तो पहले मैंने निकाला के, टी यहां से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये है फार्मूला, a अपॉन माइनस 90 कितना बना? 10 बचेगा, ये 1000, ये रखा, कितना गया ये? 3। इन दोनों का मान रख दो। टी हाफ निकाला हमने अर्धायु काल समीकरण से और टी निकाला हमने वेग समीकरण से। k इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से मैंने टी निकाला, एक फार्मूला था टी हाफ 0.693 बटे k। तो दोनों कंडीशन मैंने निकाला, इनकी तुलना कर दी। T99 T1 कितना गई ये? 10 गुना। तो ये दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आ चुके हैं। कोशिश करना इन दोनों को बिल्कुल आप कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, ये बोर्ड में आ भी सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 1/4 रह जाएगी, इसका मान निकाला आपने, इसका मान दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 100 सेकंड में 50%
पूर्ण होती है तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो। कोटि प्रथम की है, इस पे हमने मान रखे, इसको उत्तर निकाल लिया आपने, सीधा सीधा ही, कोई नहीं है, न्यूमेरिकल बेस है, सीधे फार्मूले बेस है। फार्मूला देखिए क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ टू बी कैलकुलेटेड है, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। जो हमारा ए है वो प्रारंभिक होगा, जो ए माइनस एक्स है वो शेष मात्रा है, ए में से घटाकर जो बचेगी। तो ऊपर वाली प्रारंभिक, नीचे वाली शेष मात्रा, टी समय है, इन मान रखो, इनका उत्तर निकल आएगा। 50% में 10 मिनट लगते हैं, तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 80% मिस ए माइनस एक्स कितना गए? 0.2a। तो पहले निकाला मैंने अर्धायुकाल से 50% के का मान निकाल लिया, यहां रख के ये तो आ गया के का मान, ये तो हमें पहले भाग में आ गया। हमने ले बेटा क्या करा मैंने, ये सम क्वेश्चन ये है कि 50% मिस अर्धायुकाल 10 मिनट है, तो 80% पूर्ण में कितना समय लगेगा? तो पहले मैंने अर्धायुकाल से के का मान निकाला, ये के का मान आ गया, अर्धायुकाल है, ये तो फार्मूला है दिस वन। आ गया बेटा, अब सीधा आ रहा है ये, चलिए ठीक। अब क्या करा मैंने, अब लगाया मैंने फार्मूला, जो हमारा फार्मूला है, तो के का मान वहां से निकाला, यहां फार्मूले में ये मैंने के का मान रख दिया। तो यहां क्या है, ये सिर्फ टी तो अननोन है, इस टी का मान निकाल लीजिए आप, जो भी कुछ आएगा ये कटिंग आपके हाथ में, निकाल लीजिए। चूंकि एग्जाम में मान बदल सकता है, वो मैंने 80% का हो सकता है वो 40% कह दे, 90% कह दे, 99.9% कह दे, उसकी मर्जी है। तो क्या करेंगे, अर्धायुकाल प्लस वेग समीकरण का उठा के फायदा मैंने दोनों का तुलना करके मान निकाल दिया इनका, ये ठीक है। तो बेटा ये रहा आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां ये चैप्टर पूरा हो जाता है। मैंने क्या बताया आपको, ये इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोटि और अर्धायुकाल। इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल बहुत आते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, कौन सी कोटि शून्य की होगी, कौन सी प्रथम की होगी। प्रथम में धोखेबाजी होती है कि अगर दोनों क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो कोटि द्वितीय होगी, और अगर केवल एक भाग ले रहा है तो दो अणु, आणविकता 2 है लेकिन कोटि 1 होगी, उसे कहते हैं छदम यूनिमोलिकुलर, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। जितने भी अपघटन होंगे उत्प्रेरक के पृष्ठ पर, उस सारे शून्य कोटि के हैं। कारण क्या लिखोगे इसमें एग्जाम में, कि क्योंकि अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, न कि क्रियाकारकों पर। तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग शून्य होगा। या जो क्रियाएं सनलाइट में हो रही हैं, सूर्य प्रकाश में हो रही हैं, वो शून्य कोटि की हैं। कारण क्या है कि सूर्य प्रकाश में सभी क्रियाएं मुक्त मूलक मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। वो क्रिया करते हैं, पहले बनते हैं मुक्त मूलक, फिर मुक्त मूलक क्रिया करके बनाते हैं उत्पाद। तो वहाँ उत्पाद डिपेंड नहीं करते, क्या है, सांद्रता निर्भर करती है मुक्त मूलक सांद्रता पर, न कि क्रियाकारक की, इसलिए कोटि वहाँ भी शून्य होगी। तो शून्य कोटि में 2 प्रकार हो गए, सूर्य प्रकाश में और उत्प्रेरक के पृष्ठ पर। और प्रथम कोटि में 2 हो गए। प्रथम कोटि अगर निर्भर करता है एक पे तो प्रथम कोटि है, लेकिन कभी क्या होता है, जितने भी ये जल अपघटन है, लवण के हों, शर्करा के हों, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के हों, वहाँ हमें सिर्फ पानी का माध्यम चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो वहाँ कोटि भी एक रहेगी। आणविकता 2-3 हो सकती हैं, जैसे आप जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में, तो वहाँ अम्ल भी है, HCl भी है, प्लस पानी भी है, लेकिन अम्ल की सांद्रता बहुत अधिक है, सांद्रता पानी की भी बहुत अधिक है। इसलिए शर्करा के जितने जल अपघटन होंगे वो अम्लीय माध्यम में हो, तो अम्ल भी काउंट नहीं होगा वहाँ, और आपका जल भी काउंट नहीं होगा। इसलिए दोनों कोटि, आणविकता 3 हो गई, लेकिन कोटि उसके क्यों, कि जल भी अधिक मात्रा में है और अम्ल भी अधिक मात्रा में। इन दोनों की सांद्रताओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए वो प्रथम कोटि की होंगी। तो उन्हें कहते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपका है। और अगर हम रेट निकाल रहे हैं अकेला अकेला, तो क्रियाकारक सांद्रता माइनस उत्पादक सांद्रता प्लस, और अगर तुलना कर रहे हैं हम उसमें,
तो क्या होगा उसमें, जो उनकी स्टोइशियोमेट्री है उसमें बटे भी कर देंगे। जैसे N2 3S2 क्या वेग क्या होगा, 1/3 उसका वेग, अमोनिया का 2 गुना 2, 1/2 उसका वेग। तो क्या स्टोइशियोमेट्री जितने भी उसके मोलों की संख्या है तो वो उसे भाग कर देते हैं। तो ये है आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला है ये। इसके बाद चैप्टर शुरू होगा तो वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस में पृष्ठ रसायन, जो पृष्ठ पर काम करेंगे केवल वो, जैसे उसमें है उत्प्रेरक, यह है कोलाइड। उत्प्रेरक क्या है, मैं शुरू करता हूँ, भी इसकी स्लाइड अभी आ जाएगी आप उसमें। क्या है ये कि जो यौगिक क्रिया को प्रभावित करता है लेकिन क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अगर उत्प्रेरक और ये जो उसका गुण है इसे कहते हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, उत्प्रेरक तो पदार्थ है और उसका गुण उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरण अगर बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव, घटा रहा है तो निगेटिव, और अगर कोई भी उसमें उत्पाद कोई काम कर रहा है तो उसे कहते हैं स्वम उत्प्रेरण। उत्प्रेरण भी 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 समांगी उत्प्रेरण, नंबर 2 विषमांगी उत्प्रेरण। अगर क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में, एक ही फेस में है, ठोस ठोस, द्रव द्रव या गैस गैस, तो ये समांगी। और अगर अलग अलग हो गए, एक ठोस है एक द्रव है, एक द्रव है एक गैस है, एक ठोस एक गैस है, तो है विषमांगी। तो जितने भी उत्प्रेरक वाले होंगे वो सब विषमांगी हैं, और जो गैस अवस्था में होंगे तो वो समांगी उत्प्रेरण होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अधिशोषण, अच्छा देखिए, आपको लकड़ी लीजिए, डालो उसके पानी और लकड़ी को साफ कीजिए ऊपर से, नीचे का हिस्सा नहीं पहुंचेगा। तो क्या है, अगर शोषण पुष्पराज जी, यदि शोषण केवल उसके पृष्ठ पर हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, तो उसे अधिशोषण, और अगर अंदर चला गया उसे कहते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। जो केवल सतह पर होगा, देखिए जैसे आप ना, आप ये देखिए, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, पानी कमी है, आप नहा लीजिए पानी के अंदर, क्या हुआ, आपने आपकी बॉडी के इस पोर्शन ने एब्जॉर्प्शन कर दिया, इट मीन्स पानी पूरा हो जाएगा, आप पानी पी लीजिए, ये एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन में सांद्रता में परिवर्तन अंदर तक होगा, और एडजॉर्प्शन में परिवर्तन केवल गैस प्लस गैस। क्यों नहीं होता बेटा, गैस प्लस गैस भी हो सकता है। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आपने सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 प्लस O2 NO SO3। सल्फ्यूरिक एसिड में तीनों गैस हैं, क्रियाकारक भी गैस है, क्रियाकारक भी से गैस भी नहीं पता है, जरूरी नहीं है। तीनों लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, तो समांगी में आएंगे। और अगर विषमांगी हो गया तो जितने उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आपका कैटालिस्ट उत्प्रेरक, तो वो विषमांगी। गैस गैस होंगे समांगी, द्रव द्रव होंगे समांगी, ठोस और द्रव विषमांगी, गैस और ठोस विषमांगी। उसमें भी है आप निकाल दे तुम्हारी है, एक थे शीर्षकाष्ठ विधि, वहाँ लाते प्लेटिनम इस क्रिया के लिए। अगर यहाँ लाए आप ये, अगर आप यहाँ ले आए प्लेटिनम तो बन गया विषमांगी, सेम क्रिया है। बेटे कौन सा बोला था, कौन सा प्रसाद बेटे, किस चीज़ का ये कोलाइड भी अभी नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं ना, उनकी स्लाइड देखें आप, स्लाइड आएगी उसमें कोलाइड भी आएंगे, उत्प्रेरक भी आएंगे, बनाने की विधि, उनके रासायनिक गुण सब कुछ आएगा उसके अंदर ये। ठीक है, तो कल करेंगे इसके लिए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक बेटा, गुड लक, अच्छे नंबरों से पास हो, लेकिन मेहनत करें बेटा, टाइम नहीं है, बिल्कुल वक्त पर रखें। और आपको कंप्लीट स्लाइड बोर्ड पर मिल रही है, केमिस्ट्री का कोर्स बहुत तक आप कल फिजिकल पूरी कर लेंगे हम, तो आपकी फिजिकल पूरी हो जाएगी और ऑर्गेनिक पूरी हो चुकी है। आई होप कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे। जो कुछ कमी है आपका बताया था मैंने, विद्या वालों का ये पेपर पे तलाश कर लीजिए, वहाँ सारा कोर्स मिलेगा, कंप्लीट कोर्स इनका ये है। आई होप कि आपको